सो हे एवरीवन, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो जितना भी मुझे समय मिल पाता है उनमें मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर लेके आऊँ, जो कि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करें, आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनाएं, आपको चीज़ों को सीखने में हेल्प करें। सो ऑल दिस थिंग वट एवर वी हेयर स्टडिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु प्रिपेयरिंग फॉर यूजी एग्जाम, पीजी एग्जाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले लेक्चर आपने देखा होगा कि हमने रिलेटिविटी के बारे में बात की थी कि रिलेटिविटी क्या होती है। देन वी डिस्कस अबाउट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था कि अगर पार्टिकल की स्पीड जो है वो बहुत हाई हो जाए, यानी कि लाइट की स्पीड को टच करने लगे, लाइट की स्पीड की ओर टेंड करने लगे, देन वी कैन नॉट यूज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव और वी कैन नॉट यूज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देयर। So then we require the new kind of transformation that is called Lorentz transformation। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो दो चीजों पे डिपेंड होगा। पहला, हम पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरे हम पढ़ेंगे जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उनके बारे में। तो बेसिकली जब रिलेटिविटी के बारे में मैंने कहा था कि हमारे पास अगर हम बात करें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू फ्रेम। और हम कौन से फ्रेम के बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम उनको कहते हैं जिनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो हो। यही हमने डिस्कस किया था। तो अगर ये कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन जिसको हम मोशन में एस फ्रेम और एस डिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेटिव फ्रेम है। तो इस पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से अगर कम है, ठीक है, तब तो हम यहाँ पे सिंपली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। बट अगर इसकी स्पीड टेंड्स टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो वी कैन नॉट यूज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट है उनका वायलेशन हो जाता है यहाँ पे। तो पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने के लिए कि क्यों दी, क्या क्या चीजें मिली इनसे। कहाँ पे यूज होता है, इट यूज फॉर इनर्शियल फ्रेम एज वी डिस्कस की इनर्शियल फ्रेम आर दोज, है ना, in which an object at rest remain at rest and an object in motion continue to be motion with a constant velocity। तो any frame which is having no acceleration, यानी कि नॉन एक्सेलरेटरी फ्रेम जो होते हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं, यू नो इट। और तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी केवल और केवल इनिशियल फ्रेम के लिए ही लागू होती है, नॉट यूज फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो क्या कंसेप्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सेज दैट द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर इन द यूनिफॉर्म फ्रेम। यानी कि पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फ्रेम है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो अगर ये दोनों ऑब्जर्वर पहला और दूसरा इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो लॉज ऑफ फिजिक्स है इसके रिस्पेक्ट में जो है, ओ के रिस्पेक्ट में और ओडेस के रिस्पेक्ट में, वो अगर सेम रहें, ठीक है, तो ये पहला पोस्टुलेट है, यानी कि वो लॉज का जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेंगे, ठीक है, जिस तरीके से यूज करते हैं उसी तरीके से यूज करेंगे। सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, पोस्टुलेट ये कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट, यानी कि जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है वो सारे इनर्शियल फ्रेम में क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, इज इट इज अ यूनिवर्सल वैल्यू, मतलब स्पीड ऑफ लाइट की। सो दो पोस्टुलेट समझ में आ गए कि सारे के सारे जो फिजिक्स के लॉज है वो सारे इनर्शियल फ्रेम में एज इट इज एप्लीकेबल होते हैं। एंड द सेकंड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, मेरे प्यारे बच्चों, इट रिमेन टू बी सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। मतलब अगर मैं एक फ्रेम एस लेके चलता हूँ, एक एस डैश लेके चलता हूँ, ये दोनों इनर्शियल फ्रेम है, मान लो इस फ्रेम की स्पीड v है। अगर ये लाइट रे है जो कि सी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो चाहे तुम एस से इसकी स्पीड नापो, चाहे एस डैश से इसकी स्पीड नापो, जो दोनों स्पीड होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी चीज को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का महत्व खत्म हो जाता है यहाँ पे। ओके, आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जब आप इंटरव्यू वगैरह देंगे ना, तो इट विल हेल्प यू। मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, हाउ टू राइट यू नो, कैसे रिसर्च करेंगे हम, है ना। वी आल्सो डिस्कस द यूज ऑफ चैट जीपीटी, है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसके प्रॉम्प्ट वगैरह पूरा मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में। सो बी विद मी, इट विल बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। So the Lorentz transformation. So what is a Lorentz transformation? You have to see.
The Lorentz transformation is a set of equation which basically relate two different frame. दो different frame जो है उनको आपस में relate करने के लिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेते हैं। तो ये जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, टी डैश इक्वल टू टी, वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड। ये सबको याद होगा, ठीक है, हमने यही पढ़ा था। लॉरेंज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. But Galilean transformation, I told you when Einstein theory of relativity says that to understood why the speed of light is constant, we have to modify the laws. Galilean transformation हमको modify करने पड़ेंगे. So we require the Lorentz transformation. So हम मान के चलते हैं कि we have a two frame, एक S frame है, एक S dash frame है, and this S dash frame with the moving with a speed of v along x axis. तो कोई ऑब्जर्वर है मान लो यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट पहले फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड है, दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में एस डैश के रिस्पेक्ट में एस डैश वाई डैश जेड डैश है। तो इनका जो रिलेशन होगा एक्स डैश बराबर, मैथमेटिकली आपको प्रूफ नहीं करना है, एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वी टी। ओके, ये तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी था, तो एक्स माइनस वी टी, तो यहाँ पे एक रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट गामा आ जाएगा। तो गामा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक गामा आ जाएगा। I hope that point will make it little bit easier for you. Similarly, अगर मैं बात करूँ y डैश की, तो y डैश में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, z डैश में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज द फ्रेम s is moving parallel to x. फ्रेम, ठीक है, I can write it here. फ्रेम s dash move parallel to x axis. Okay, if it is moving parallel to y axis, y dash change हो जाएगा. If it is moving parallel to z axis, z dash change हो जाएगा according to the same relation. And in Lorentz transformation, a very interesting point is that Galilean transformation में we see that time will not change. Time same रहता था ना, वो बदलता नहीं था. But in Lorentz transformation, time is also going to be changed. So you measure the time with respect to s dash. It is t dash equal to t minus v into x upon c square under root 1 minus v square upon c square. So basically you need to remember this and multiply it by gamma. Okay, so these set of transformation, है ना, those who written here, the set of transformation which is written over here are known as your LT, Lorentz transformation. Now come to the next point, that is called inverse Lorentz transformation. Let's say you know the coordinate x dash y dash z dash, but you doesn't know the coordinate, what do you not know? You don't know x, y, z. Okay, this is your object moving with the speed of light. This is s dash, this is s. So inverse Lorentz transformation, how can you use? You can say x with respect to s dash frame with respect to s. So x equal to क्या हो जाएगा, x dash plus v t dash upon this, y dash equal to y, z dash equal to z, and t की जगह क्या आ जाएगा, t dash, तो यहाँ पे माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, है ना, दिस माइनस बिकम प्लस, गामा रिमेन एज इट इज. Okay, so basically x equal to x dash plus v t dash into gamma. Okay, y dash remains same, z dash remains same, and t become t dash plus x dash v upon c square into gamma. So my dear friend, I hope you understood the inverse Lorentz transformation. जब हमें s dash के कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, s के कोऑर्डिनेट हमें निकालना हो, तो वी कैन यूज द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे केसेस में, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा. अब आता है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस का. अच्छा, क्या मैं वी एक्स डैश को डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूँ? यही लिख सकते हैं. तो एक्स सोचो, एक्स क्या था, एक्स इक्वल टू एक्स डैश, है ना, प्लस वी टी. यू कैन सी हियर एक्स डैश इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी था. इज इट क्लियर ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी एक्स को डी एक्स बाई डी टी लिख रहे हैं, तो एक्स डैश तो डी एक्स डैश हो जाएगा, प्लस वी, वी ऐसे ही रहेगा, डी टी का डिफरेंशिएशन डी टी लिख देते हैं यहाँ पे, इंटू गामा. ओके, ये डी एक्स डैश निकला. अच्छा, डी टी क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू डी टी डैश प्लस एक्स इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू गामा. अच्छा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो डी एक्स बाई डी टी वी, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, वी एक्स डैश, डी टी से डी टी कट जाएगा तो वी बचेगा, गामा टू गामा कैंसिल आउट, नीचे बचेगा वन प्लस एक्स. ये, अच्छा, ये डी एक्स हो जाएगा, सॉरी, है ना, वी कांस्टेंट है, तो डी एक्स बाई डी टी वी हो गया, है ना, और ये वी एक्स डैश
अपॉन सी स्क्वायर। ये Vx होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट मतलब जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है उसकी स्पीड है। तो दिस इज द रिलेशन यू गॉट आउट हियर। सिमिलरली सर y डैश कैसे निकालेंगे? तो Vy का सिंपल तरीका है कि dy बाई dt डैश निकालो, तो dy तो dy डैश के बराबर ही होगा, तो अपॉन dt डैश dt रखेंगे तो ये वैल्यू, तो गामा ऊपर चले जाएगा, नीचे सेम रहेगा, और Vz ऐसी क्या हो जाएगा, dz बाई dt हो जाएगा। ओके, ये है इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन यार मुझे सीखना हो तो क्या करें सर? तो लॉरेंज के लिए कुछ मत करो। क्या ज़्यादा परेशान होना है सर? बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक काम करते हैं, क्या हम ऐसे लिख दें? Vx डैश इक्वल टू Vx माइनस V अपॉन 1 प्लस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस, क्योंकि Vx डैश है, 1 माइनस V इंटू Vx अपॉन C स्क्वायर। ओके, द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, Vy डैश इक्वल टू Vy, ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो गामा वाला टर्म है सेम रहेगा, ये 1 माइनस वी इंटू वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ओके, दिस इज योर टर्म, आई होप यू गेटिंग, एंड सिमिलरली वी जेड टेस्ट। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होंगी। दिस इज कॉल्ड लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मेक श्योर यू शुड रिमेंबर इट, क्योंकि आगे की जो रिलेटिविटी होगी ना बच्चों, चाहे वो टाइम डायलेशन हो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो, है ना, मास एनर्जी रिलेशंस हो, इट इज ऑल डिपेंड ऑन दिस। ओके, ये यहीं से शुरू होंगे, सो डू नॉट थिंक कि कुछ आगे करना है। आई होप दिस इज क्लियर। So there is a question. See, spacecraft Alpha is moving with this much speed with respect to Earth. So we have a two frame. One is your Earth, one is your spacecraft, and the speed of this spacecraft is that much. If the spacecraft Beta is to pass Alpha, if there is another spacecraft, what its name is Beta. Okay, let's say this is a name is Beta, and how much is the speed of this? 0.0 c in the same direction. What must Beta have with respect to Earth? So you just see spacecraft Alpha is moving at that much speed with respect to Earth. So it is a S frame. This is your S dash frame, and this is your particle. Okay, so everything is given. Speed of frame is 0.09 c. This particle moving in x direction, see, with respect to, see, if the spacecraft Beta to pass Alpha at relative speed of in same direction, at a relative speed of that much in the same direction, what must be the speed with respect to the Earth? तो ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे इसको, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इफ स्पेसक्राफ्ट बीटा इज टू पास अल्फा at a relative speed of that much, तो दैट मीन विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो हमें दे रखी है कितनी, 0.50 सी, वी एक्स डैश मान लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यू नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, you can find Vx, Vy, Vz. Okay, then the total velocity is under root Vx square plus Vy square plus Vz square. I hope you got this question. It's a very easy question. ठीक है, ट्राई करेंगे तो you got the answer. Now स्पेस टाइम इन विच यूजुअली यू नो, स्पेस टाइम मीन तीन कोऑर्डिनेट स्पेस के होंगे कोऑर्डिनेट, और एक टाइम का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, जिसको हम आई सी इंटू टी कह देते हैं, मतलब सी टी कह देते हैं, आई सी टी। सी इंटू टी का मतलब क्या हुआ है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो ये एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो दीज आर कोऑर्डिनेट कॉल्ड स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। आई होप यू गेटिंग। सो हमारे पास ये एक रिलेशन होता है ना, यू नो इट, इट इज अ लॉरेंज इनवेरिएंट, है ना, सब जगह पढ़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, पढ़ा होगा ना। तो यहाँ से इसको हम क्या कहते रहे, इसको हम ऐसा लिख दे रहे हैं, डेल्टा एस स्क्वायर, डेल्टा एस कह दे रहे हैं इसको, तो इस पूरे को हम डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में लिख दे रहे हैं माइनस सी डेल्टा टी होल स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं। घबराना नहीं, ये लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो ये लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो यू नो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर मस्ट सी डैश टी डैश स्क्वायर, सॉरी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो दिस इज अ रिलेशन you got out here, a very important, very famous relation. This is called a Lorentz invariant, space time invariant है ना, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आर द सेम क्वांटिटी मींस अंडर एस फ्रेम। देखो, द वर्चुअल द वर्च्यू ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर,
लाइक द एस स्क्वायर इन इक्वेशन इट इनवेरिएंट अंडर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्म। अगर तुम इसका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करोगे भी ना, तो ये सेम आ जाएंगे दोनों साइड, मतलब इसको प्रूफ करने को आता है बीएससी में। तो अगर आप लिखोगे भी इनका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यू गॉट द सेम आंसर एज यूजुअली, है ना। तो इसके लिए क्या है, एक लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो अगर मेरे पास क्या हो, अगर अगर यहाँ से देखो, ये जो डेल्टा एस स्क्वायर आया है, ठीक है, दिख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये या ये कुछ भी हो सकता है इसमें से। अगर ये डेल्टा एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो दीज काइंड ऑफ इवेंट, जो इवेंट हो रहे होंगे हमारे, जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड टाइम लाइक इवेंट। इफ योर डेल्टा, यानी कि ये समझ लो ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, सो दिस इज कॉल्ड टाइम लाइक इवेंट। ओके, इज इट, सॉरी ये उल्टा हो गया, लेस देन जीरो होना चाहिए ना यानी कि सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज कॉल्ड टाइम लाइक इवेंट। इफ इट इज लेस देन जीरो, तो ये स्पेस लाइक इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो के बराबर है, ओके, सो इफ इट इज जीरो, सो दैट मीन ये दोनों तो बराबर है, तो ये कैसा इवेंट हो गया, ये हमारा लाइट लाइक इवेंट हो गया, स्पेस लाइक, है ना, लाइट लाइक इवेंट हो गया। तो ये तीनों इवेंट आपको ध्यान रखने हैं, क्या डोमिनेंट है, कौन सा टर्म डोमिनेंट है। ओके, आई होप यहाँ तक बहुत मजा आया होगा। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए है। कमेंट सेक्शन में जो बच्चा देखना चाह रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर लिखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है उसका भी, ठीक है। जिस बच्चे का आंसर सही होगा तो मैं उसको एक हार्ट दे दूंगा यहाँ पे। ओके, सो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, सो आई हैव गिवन, हर एक स्लाइड में मैं 2-3 क्वेश्चन डालूंगा, जिनको आपको आंसर देने हैं। दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, इफ यू यूज द सिंपल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन वेरी इजी। तो होप सो आप इसको करेंगे और बहुत बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक